हेलो फ्रेंड्स, चढ़ाके एकेडमी में आप सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आंग्ल अफगान संबंध। आधुनिक काल में अंग्रेजों का अफगानिस्तान से संबंध कैसा रहा। आप सभी जानते होंगे कि अंग्रेजों और अफगानियों के बीच 3 युद्ध हुए थे। ये ब्रिटिश साम्राज्य का जो विस्तार है उसी परिप्रेक्ष्य में हम पढ़ रहे हैं। जैसे कर्नाटक, हैदराबाद, पंजाब या जो भारत के अन्य राज्यों, उसी तरह सिंध। अब आज पढ़ने जा रहे हैं अफगानिस्तान। तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जानना चाहते हैं। आप बताना चाहते हैं कि अफगानिस्तान का शासक तैमूर शाह दुर्रानी। ये तैमूर शाह दुर्रानी की 1793 में मृत्यु हो जाती है। अफगानिस्तान के शासक तैमूर शाह दुर्रानी की मृत्यु के बाद उसके 23 पुत्र थे और 23 पुत्रों में गृह युद्ध हुआ और इन्हीं में से एक अब्दाली का पोता शाह शुजा। ये शाह शुजा अफगानिस्तान का सम्राट बना, जो 1803 ईस्वी से 1809 ईस्वी तक शासक रहा। लेकिन अफगान विद्रोहियों ने इसे भागने पर मजबूर कर दिया और ये भागकर अंग्रेजों के शरण में चला आया और 1816 ईस्वी से अंग्रेजों के एक पेंशनर के रूप में रहा। इस गृह युद्ध में मीन्स तैमूर शाह दुर्रानी के 23 पुत्रों के बीच जो गृह युद्ध हुआ था, उस गृह युद्ध में एक व्यक्ति दोस्त मोहम्मद, ये दोस्त मोहम्मद एक किंग मेकर की भूमिका में नहीं था। दोस्त मोहम्मद ने किंग मेकर या राज्य के शासक के निर्माता की भूमिका निभाया था। शासक निर्माता के रूप में भूमिका निभाने के कारण दोस्त मोहम्मद काफी प्रसिद्ध हो गया और अंततः 1826 ईस्वी में दोस्त मोहम्मद को अफगानिस्तान का अमीर घोषित किया गया। तो आप थोड़ा देख लें कि तैमूर शाह दुर्रानी की मृत्यु उपरांत उसके 23 पुत्रों में गृह युद्ध हुआ। इसमें शाह शुजा नामक अब्दाली का पोता गद्दी पर बैठा, लेकिन अफगानिस्तान के विद्रोहियों ने उसे भागने पर मजबूर कर दिया और 1816 में वह कंपनी के अंग्रेजों के संरक्षण में चला आया और तब से पेंशनर, अंग्रेजी कंपनी का पेंशनर बना रहा। और इस स्थिति का लाभ उठाकर दोस्त मोहम्मद नामक व्यक्ति ने अफगानिस्तान की गद्दी प्राप्त कर ली। इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्त मोहम्मद जब अफगानिस्तान का शासक था तो महाराजा रणजीत सिंह, पंजाब के शासक रणजीत सिंह ने 1834 ईस्वी में पेशावर जीत लिया था। हम पढ़ चुके हैं कि रणजीत सिंह के साम्राज्य का एक प्रांत पेशावर भी था। हरि सिंह नलवा के द्वारा 1834 में रणजीत सिंह ने पेशावर जीत लिया था। और दोस्त मोहम्मद ने, ध्यान रखेंगे कि दोस्त मोहम्मद ने अंग्रेजों से सहायता मांगी कि रणजीत सिंह से पेशावर वापस दिला दे। तो इस समय के गवर्नर जनरल, अंग्रेज गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे। उन्होंने कहा कि किसी भी स्वतंत्र देश के मामलों में हस्तक्षेप करने की हमारी नीति नहीं है। हमारी नीति स्वतंत्र देशों के मामले में हस्तक्षेप करने की नहीं है। तो दोस्त मोहम्मद का झुकाव रूस की तरफ गया। ध्यान रखेंगे, जैसे ही दोस्त मोहम्मद रूस की तरफ झुका, उसने रूस के दूत का स्वागत किया। विक्टोविच रूस
के दूत थे, इनका स्वागत किया गया, लेकिन अंग्रेजी दूत अलेक्जेंडर बर्न्स को उसने वापस कर दिया। हताश होकर ऑकलैंड ने एक त्रिदलीय संधि की थी। हम सिंध विलय के परिवेश में पढ़े हुए थे कि 1838 में गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने एक त्रिदलीय संधि की थी। उस त्रिदलीय संधि में आपके शाह शुजा भगोड़ा पेंशनर, आपके महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेज कंपनी, इसमें 3 लोगों ने मिलकर त्रिदलीय संधि किया था। शाह शुजा को कहा गया कि काबुल जीतने के बाद आपको अफगानिस्तान का सम्राट बनाया जाएगा, काबुल की गद्दी प्राप्त होगी। और रणजीत सिंह कहा गया कि ये सिंध और रणजीत सिंह के बीच झगड़ा उत्पन्न होने पर कंपनी मध्यस्थता करेगी। ध्यान रखेंगे, इसी त्रिदलीय संधि से भयभीत होकर फारस के शाह ने हेरात से अपना घेरा उठा लिया और रूस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा। उस कारण रूस भी अपना दूत वापस बुला लिया। इस अवसर का लाभ उठाकर लॉर्ड ऑकलैंड ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया। तो इसी परिवेश में पढ़ते हैं प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। ये प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध इसी परिप्रेक्ष्य में हुआ था। ये अफगानिस्तान के शासक दोस्त मोहम्मद ने जब पेशावर वापस मांग की, अंग्रेजों की सहायता लेनी चाहिए, तो अंग्रेज ने सहायता नहीं दिया था। इसी का यद्यपि प्रथम अफगान युद्ध को ये रूसी षड्यंत्र का भाग माना जाता है कि रूस मध्य एशिया में प्रसार करने की नीति पर कार्य कर रहा था। मध्य एशिया में रूस के प्रसार का अध्याय 1801 ईस्वी में जॉर्जिया पर अधिकार करने के साथ शुरू होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में वह अफगानिस्तान पर अधिकार करना चाह रहा था। तो हम कह सकते हैं कि प्रथम जो आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1839 से 42 तक, 1839 से 42 तक ये प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। इसमें गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने आक्रमण किया, काबुल पर अधिकार भी कर लिया था और शाह शुजा को ध्यान रखेंगे कि अफगानिस्तान पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। और जैसा कि संधि की शर्तें थी, शाह शुजा को काबुल की गद्दी पर बैठाया गया। एल्फिंस्टन के अधीन एक सैनिक टुकड़ी अफगानिस्तान में रखी गई, लेकिन अफगानों ने विद्रोह कर दिया। उसमें हमारे बर्न्स अंग्रेज अधिकारी, मैकनाटन, यहां तक कि एल्फिंस्टन भी मारे गए और 1842 में अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा की भी हत्या कर दी गई। ये अफगान युद्ध, ये प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का ये डिसीजन रहा कि अंग्रेज अधिकारी मारे गए, अंग्रेजों द्वारा नियुक्त शासक अफगानिस्तान का शासक शाह शुजा मारा गया। तो ऐसी स्थिति में अब इनका अफगानिस्तान के प्रति अंग्रेजों के रूप में परिवर्तन हुआ। ध्यान रखेंगे कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के बाद ये ऑकलैंड गवर्नर जनरल थे। उनके उपरांत यहां पर भारत में गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड एलनबरो की नियुक्ति हुई। और ध्यान रखेंगे कि लॉर्ड
एडनबरो से लेकर लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक तक, लॉर्ड एडनबरो से लेकर लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक तक, नॉर्थ ब्रुक नाम है इनका, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक गवर्नर जनरल थे। यहां तक मीन्स एडनबरो से लेकर लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के काल तक अफगानिस्तान की जो नीति है अंग्रेजों की, वह नीति एक नए नाम से जानी जाती है, जो प्रश्न पूछता है कि वो उसको कहते हैं कुशल आक्रमणीयता, कुशल आक्रमणीयता की नीति। अफगानिस्तान के साथ जो संबंध स्थापित हुआ एडनबरो से लेकर नॉर्थ ब्रुक तक, यानी कि 42 से लेकर 1842 से लेकर 1872 तक अफगानिस्तान के प्रति जो अंग्रेजों की पॉलिसी रही, उसको बोलते हैं कुशल आक्रमणीयता की नीति। इसी को पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी भी कहा जाता है। पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, कुशल आक्रमणीयता नीति, जो शब्द दिया गया है वह शब्द वायली का है। ध्यान रखेंगे, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि ZWS वायली ने इस शब्द को गढ़ा था, जबकि इस नीति का संबंध ये गवर्नर जनरल जॉन लॉरेंस से स्थापित किया जाता है। गवर्नर जनरल जॉन लॉरेंस से इस नीति का संबंध स्थापित किया जाता है, क्योंकि जॉन लॉरेंस ने कहा है कि मुझे इसमें थोड़ा भी संदेह नहीं है कि यदि उत्तर पश्चिम दिशा से एक भारी आक्रमण होता है, उत्तर पश्चिम दिशा से भारत पर एक भारी आक्रमण किया जाता है, तो अफगानिस्तान का बच्चा बच्चा उस आक्रमण का विरोध करेगा। तो इस कुशल आक्रमणीयता की नीति का संबंध जॉन लॉरेंस से जोड़ा गया है, जबकि शब्द को गढ़ने वाले ZWS वायली थे। अब जानते हैं कि दोस्त अली अफगानिस्तान के शासक थे। दोस्त अली को अपदस्थ करके शाह शुजा को बनाया गया था। शाह शुजा की हत्या कर दी गई, तो लॉर्ड एडनबरो ने अफगानिस्तान से सैनिकों को बुला लिया और वहां पर दोस्त अली को कलकत्ता से भेजकर दोस्त अली को पुनः अफगानिस्तान का शासक बनाया गया। लेकिन दोस्त अली की 1863 में मृत्यु के बाद उसके 16 पुत्रों में गृह युद्ध हुआ, और उस गृह युद्ध के बाद उसके पुत्रों जैसे क्रमशः शेर अली, अफजल, याकूब तथा पुनः शेर अली गद्दी पर बैठ गए। इसी समय ये अंग्रेजी नीति में परिवर्तन हुआ। डिज़रायली की रूढ़िवादी सरकार ने, डिज़रायली की रूढ़िवादी सरकार ने यहां पर लॉर्ड लिटन को गवर्नर जनरल नियुक्त किया, और इनकी नियुक्ति इस आदेश के साथ हुई थी कि आप अफगानिस्तान के साथ एक अधिक निश्चित समानांतर और व्यवहारिक संधि करें। लॉर्ड लिटन ने इसी आदेश का पालन करने के लिए जब महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि धारण करने के अवसर पर उनको कैसरे हिंद की उपाधि दी जा रही थी, उसी अवसर पर उन्होंने लेविस पीढ़ी के अधीन अफगानिस्तान में एक ब्रिटिश शिष्टमंडल भेजा। अफगानिस्तान में लिटन ने एक शिष्टमंडल भेजा। उसी परिप्रेक्ष्य में इस शिष्टमंडल का अफगानियों ने स्वागत नहीं किया। समकालीन जो अफगानिस्तान के शासक थे शेर अली ने इस शिष्टमंडल को वापस कर दिया था। ध्यान रखेंगे कि
शेर अली ने ब्रिटिश दूत शिष्टमंडल जो पेली लेविस के अधीन गया था उनको वापस कर दिया। तो ऐसी स्थिति में लॉर्ड लिटन ने शेर अली से क्षमा याचना करने तथा अफगानिस्तान में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखने का दबाव बनाया। और ऐसे ही स्थिति में जब शेर अली ने इस रेजिडेंट को रखने की बात स्वीकार कर दी तो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध शुरू हो गया। तो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध ये 1878 से 80 तक चला। इस युद्ध की ये पृष्ठभूमि थी कि लॉर्ड लिटन के बात को जब अफगानिस्तान के शासक शेर अली ने नहीं मानी, क्षमा याचना नहीं किया, रेजिडेंट रखना स्वीकार नहीं किया, तो लॉर्ड लिटन ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया था। ध्यान रखेंगे कि लिटन ने कहा था कि रूस और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच अफगानिस्तान की स्थिति लोहे के दो बर्तनों के बीच मिट्टी की हड्डियां के समान है। मीन्स रूस और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच अफगानिस्तान की स्थिति इन लोहे के दो बर्तनों के बीच एक मिट्टी की हड्डियां के समान है। यदि शेर अली हमारा मित्र रहेगा तो इंग्लैंड का लौह चक्र, ये रिंग ऑफ आयरन, उसके सुरक्षा के लिए चारों फैला देंगे। लेकिन अगर शत्रु बनेगा तो हम सरकंडे के समान तोड़ कर रख देंगे। आप जानते हैं किसी स्थिति में लॉर्ड लिटन ने उस पर आक्रमण किया। शेर अली तुर्किस्तान भाग गया, जहां 1879 में उसकी मृत्यु हो गई और उसके पुत्र याकूब, ध्यान रखेंगे कि शेर अली के पुत्र याकूब ने गंडमक की संधि 1880 में गंडमक की संधि हुई थी। प्रश्न पूछा गया है गंडमक की संधि किनके बीच हुआ था? तो द्वितीय अफगान युद्ध के बाद ये शेर अली के पुत्र अफगानिस्तान के शासक याकूब और गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन के बीच ये गंडमक की संधि हुई थी। गंडमक की संधि को स्वीकार करके याकूब अफगानिस्तान की गद्दी पर बैठा। लेकिन ध्यान रखेंगे कि यह विजय भी ये प्रथम विजय की तरह, प्रथम आंग्ल युद्ध के उपरांत जो विजय हुई थी उस तरह द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध के बाद भी यह विजय स्थायी नहीं रही। कारण ये रहा कि जैसे ही इन्होंने विजय पाई विद्रोह शुरू हो गया और विद्रोहियों ने अंग्रेज रेजिडेंट की गनरी को मार गिराया और अफगानिस्तान का शासक याकूब अंग्रेजों के शरण में चला गया और कहा था कि अफगानों पर राज्य करने के बजाय वह अंग्रेजों के घसियारा बनना अधिक पसंद करेगा। ये अब रूढ़िवादी सरकार के जाने के बाद ब्रिटेन में ग्रेडेशन की उदारवादी सरकार आई। ग्रेडेशन की उदारवादी सरकार के गवर्नर जनरल ये ग्लेडस्टन, ध्यान रखेंगे, ये ग्लेडस्टन की उदारवादी सरकार ने लॉर्ड रिपन को गवर्नर जनरल नियुक्त किया और लॉर्ड रिपन ने वहां पर ये अब्दुल रहमान को अफगानिस्तान का शासक स्वीकार कर लिया और अफगानिस्तान के शासक अब्दुल रहमान ने कहा था कि अफगानिस्तान चक्की के दो आटों के बीच में है। अफगानिस्तान की स्थिति चक्की के दो आटों के बीच में है। वह पहले भी अधिक आटे की भात पी चुका है। मेरा देश उस बेचारी बकरी के समान है जिस पर रिछ और सिंह दोनों ने अपनी दृष्टि टिका रखी है। इसी बीच एक मामला आता है पंचदेह का मैटर, ध्यान रखेंगे। ये पंचदेह कई बार प्रश्न पूछा गया है
1884 में रूस ने अफगानिस्तान के क्षेत्र पंचदेव पर अधिकार कर लिया था, लेकिन जब ब्रिटेन ने रूस पर कार्रवाई करने की धमकी दी तो रूस वापस चला गया था, मीन्स पीछे हट गया था और पंचदेव का मामला समाप्त हो गया था। इसी बीच लॉर्ड लेंसडाउन गवर्नर जनरल बनकर आए। 1888 से 92 तक वो भारत के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड लेंसडाउन ने अफगानिस्तान के साथ एक अस्पष्ट सीमा निर्धारित करने के लिए 1891 में सर मर्टिमर डुरेंट को भेजा। ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा निर्धारण करने के लिए लॉर्ड लेंसडाउन ने 1891 में सर मर्टिमर डुरेंट को भेजा था और इन्होंने ही भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा निर्धारित की 1893 में यह सीमा रेखा निर्धारित थी, जिसे आप सभी जानते होंगे, उसका नाम है डुरेंट रेखा। ये आप सभी जानते होंगे, ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा है उस सीमा का क्या नाम है, तो है डुरेंट रेखा। जबकि वास्तव में वर्तमान में यह सीमा अफगानिस्तान और भारत के बीच नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का ये पाक अधिकृत भाग ये पाकिस्तान के कब्जे में है। तो नेक्स्ट एक युद्ध होता है तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध। ध्यान रखेंगे कि तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध ये 1918-19 में शुरू हुआ। इस युद्ध में 1810 में वास्तव में हबीबुल्ला की मृत्युपरांत अमनुल्लाह अमीर बना था, जिसका संबंध अंग्रेजों से अच्छा नहीं था। अंग्रेजों ने आक्रमण किया और अंततः रावलपिंडी की संधि 1919 में रावलपिंडी के संधि के द्वारा इस युद्ध का अंत हो गया। तो ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों और अफगानियों के बीच 3 युद्ध हुए थे और इन 3 युद्धों के माध्यम से यह अफगानिस्तान का प्रयोग हमेशा अंग्रेजों ने एक बफर स्टेट के रूप में किया था। लेकिन अपने विद्रोही प्रवृत्ति के कारण अफगानों ने कभी भी ब्रिटिश प्रभुत्व को स्वीकार नहीं किया था और विद्रोह करते रहे, उनका नेचर है। और आज भी वहां पर सरदारों के विभिन्न सरदार हैं, उन सरदारों का ही अधिपत्य रहता है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।